नमस्कार। मैं नीलकमल आज प्रस्तुत हुई हूँ आप लोगों के समक्ष तीसरा दृश्य लेकर राम राज्य का। जैसा कि मैंने बताया था कि राम राज्य एक रेडियो रूपक है, यानी कि रेडियो पे इसे सुनाया जाता था और इसकी तकनीक कुछ इस तरह की है कि इस तरीके से सुनाया जाए ताकि दर्शकों को बोझिल नहीं लगे, क्योंकि ये दृश्य माध्यम से नहीं होता, यानी कि स्टेज पे नहीं हो रहा है, ये सुनाया जा रहा है। हालांकि इस एकांकी में जो अमर ज्योति एकांकी है वह भी एक रेडियो रूपक ही है। तो हम लोगों ने पहले और दूसरे दृश्य का पठन और श्रवण कर लिया है और आज हम तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको दे दूं। एक पुरुष और एक स्त्री जो कि एक शिष्टमंडल का हिस्सा है, और ये शिष्टमंडल जो है वो अलग अलग देशों में जाके ये पता कर रहा है कि वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी है। अब आप कहेंगे कि ये व्यवस्था पता करने के लिए शिष्टमंडल क्यों भेजा गया है। तो इसके पीछे कारण ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर एक नया उपनिवेश बनाने की तैयारी है और वहाँ पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसी के लिए अलग अलग देशों में शिष्टमंडल को भेजा गया है। तो भारत में जो शिष्टमंडल आया है 2051 में, अभी चल रहा है 2024, 2051 में भारत में जो शिष्टमंडल आया है उसको यहाँ पे किस तरीके का स्वागत मिलता है, यह देख के वह थोड़ा अचंभित है। एक पुरुष और एक स्त्री है, और जब वो वायुयान से उतरते हैं और वहाँ वो कोई भी आसपास कोई सेना नहीं देखते, कोई सैनिक नहीं देखते, कोई गार्ड नहीं देखते, और उसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो स्वागताधिकारी जो है वो उन्हें विश्रामालय ले जाने की बात कहता है कि ठीक है, आप विश्रामालय में रुकिए, वहाँ पे हमने जो विश्रामालय का नाम रखा है वो अपने प्रथम प्रधानमंत्री जी के नाम पे रखा हुआ है। और लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको यहाँ पे जो भी अस्त्र शस्त्र आपके पास है वो यहाँ पे जमा कराना होगा। तो इस पे भी थोड़ी बातें होती है कि वो कहते हैं कि भाई यदि हम शस्त्र यहाँ जमा कर देंगे तो निहत्थे हो जाएंगे, फिर हम पे किसी तरीके का प्रहार होगा तो कैसे हम उसका सामना करेंगे। तो स्वागताधिकारी बताता है कि ये गांधी जी का रामराज्य है, यहाँ किसी पे प्रहार नहीं करता। और एक समय था जब स्वतंत्रता संग्राम के समय कुछ लोग थे जो हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा के पुजारी थे, पर आज के समय में बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अहिंसा के मर्म को समझता है। तो फिर वो लोग अपना अस्त्र शस्त्र वहाँ जमा कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें बड़ा अचंभा होता है यह देखकर कि जब वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमें रहने और खाने के लिए कोई पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो बहुत आश्चर्य होता है। फिर उन्हें बताया जाता है कि भारत में यह बहुत सामान्य सी परंपरा है कि अतिथि को देवता समझा जाता और देवता से कुछ नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत महत्व बताया गया है कि इसके अलावा आप देखेंगे कि नेचुरल सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है कि जैसे हवा है, एयर है, तो वो यदि हवा के लिए कोई पैसे नहीं लेता, पेड़ है तो वो अपनी छाया के लिए कोई पैसे नहीं लेता, कुछ और चीज़ें हैं तो वो किसी चीज़ के लिए, नेचुरल सी कुछ चीज़ें हैं तो वो उसके लिए कोई पैसे नहीं लेती। तो भारत का ये समाज जो है ये कुछ नेचुरल तरीके से ढला हुआ है, इसीलिए हम यहाँ अतिथि को जब ये सुविधाएं प्रदान करते हैं तो हम उनसे कुछ भी मूल्य नहीं लेते, उसका कुछ भी मूल्य नहीं लेते, क्योंकि अतिथि जो है वो हमारे लिए देवता के समान है। बापू के राम राज्य में अतिथि देवता के समान है और उनसे किसी भी तरीके का मूल्य नहीं लिया जाता। तो ये लोग बहुत चकित होते हैं और बताते हैं। और उसके बाद अब तीसरे दृश्य में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक खास बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी वो ये कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो आएंगे तो जो दो स्त्री और पुरुष आए हैं वो अलग अलग वर्गीकरण है उनका, और वो अलग अलग चीज़ों का निरीक्षण करेंगे। पुरुष जो है वो उद्योग धंधे देखेंगे, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको देखेंगे, और महिला जो है वो शिक्षा और पारिवारिक जीवन के बारे में भ्रमण करके अध्ययन करेंगी। तो आगे चलते हैं और तीसरे दृश्य में देखते हैं कि क्या होता है। पुरुष कहता है कि हमें आप कहाँ ले आए, यहाँ क्या कोई संगीतशाला है। स्त्री कहती है, आहा कितनी मधुर झंकार। पथ प्रदर्शक कहता है, यानी कि जो उन्हें वहां पे लेके गया है, वो कहता है संगीतशाला नहीं, यह तो श्रमशाला है, जिसे पहले कारखाना कहा जाता था। पहले हम कारवार पर जोर देते थे, अब श्रम को महत्व दिया जाता है। पुरुष कहता है, कारखाने में संगीत। पथ प्रदर्शक, श्रम और संगीत में प्रारंभ से ही अविच्छेद संबंध रहा है, श्रम और संगीत के बीच। तो जो पुरुष है उसे बहुत आश्चर्य होता है कि कारखाने से भला संगीत की आवाज कैसे आ रही है। तो पथ प्रदर्शक कहता है कि श्रम का और संगीत का आरंभ से ही अविच्छेद संबंध रहा है, यानी कि श्रम को संगीत के साथ अलग नहीं किया जा सकता।
कि जब हम आ रहे हैं इस युग में यानी कि 2051 में, इससे पहले उसे कारखाना कहा जाता था और काम पर अधिक जोर दिया जाता था, कार्य पर अधिक जोर दिया जाता था। अब हमें श्रम का महत्व पता चला है। श्रम पे इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है श्रमशाला और कार्यशाला, कारखाने में, कि कारखाने में काम पे जोर दिया जाता था, उसमें और किसी भावना की कदर नहीं की जाती थी। लेकिन बापू के सपनों की जो ये श्रमशाला है, यहाँ श्रम का महत्व है और यहाँ किसी तरह की बंदिश नहीं है। तो पथ प्रदर्शक कहता है कि संगीतशाला नहीं, यह तो श्रमशाला है, जिसे पहले कारखाना कहा जाता था। पहले हम कारोबार पर जोर देते थे, अब श्रम को ही महत्व देते हैं। पुरुष को आश्चर्य होता है कि कारखाने में संगीत। तो पथ प्रदर्शक कहता है कि श्रम और संगीत में प्रारंभ से ही अविच्छेद संबंध रहा है ना। संगीत की उत्पत्ति ही श्रम से हुई है। हमारी स्त्रियां प्रारंभ से ही चक्की पीसते समय, धान कूटते समय गाती रहती हैं। हमारे मछुए नाव खेते समय, हमारे शिल्पी बड़ी बड़ी शहतीर उठाते समय भी गाते रहे हैं। किंतु ज्यों ज्यों हम तथाकथित सभ्य होते गए, श्रम से संगीत को अलग करते गए। फल यह हुआ कि आज मेहनत एक खटंत क्रिया हो चली है, उबाने वाली, थकाने वाली, अकाल वृद्ध बनाने वाली। अब फिर से हमने श्रम को संगीत के साथ नत्थी करके काम को खेल बना दिया है। तो आप एक ऐसे श्रमशाला की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे किसी तरीके की बंदिश नहीं है और आप अपने काम को एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं। तो उदाहरण ये देते हैं कि पहले जैसे लेडीज होती थी, पहले की जो महिलाएं होती थी, वो चक्की चलाते समय जैसे दो महिलाएं मिलकर चलाती थी, तो आपस में बात कर रही हैं और आपस में गाना वाना साथ में, गीत नाद जिसे कहते थे, वो गाते हुए उस काम को करती थी। ठीक इसी तरह ढेकी चलाते हुए भी वो गाना गाती थी। इसके अलावा आप देखें कि जो खेवरहार होते थे, जो नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते थे, आपको ध्यान होगा कि वो भी गाना गाते थे, हैया रे हैया रे हैया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2051 की श्रमशाला का गठन किया गया है, जहाँ पे श्रम को संगीत के साथ नत्थी कर दिया गया है, यानी कि जोड़ दिया गया है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ जो श्रमशाला में लोग काम कर रहे हैं, वहाँ श्रम का महत्व है। जब लोग श्रम का महत्व समझते हैं और उनके ऊपर किसी तरीके की बंदिश नहीं होती है, तो वो अपने काम को बहुत ही खुशी से करते हैं। वो अपने काम को गाते हुए करते हैं, नाचते हुए करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है जो श्रमशाला को कार्यशाला से यानी कि कारखाने से अलग करता है। तो पुरुष कहता है कि पहले हमें कार्यालय में ले चलिए, वहां मैनेजर से कुछ बातें करके तब भीतर चलेंगे। पथ प्रदर्शक कहता है अब हमारी कार्यशालाओं में किसी मैनेजर की आवश्यकता नहीं रह गई है। प्रारंभ में हमने प्रबंधक रखा था क्योंकि उस समय तक हम में पुरानी आदतें थी जो हमें कामचोर बनाती थी, किंतु धीरे धीरे वह आदत दूर हो गई। अब तो लोग स्वयं श्रमशाला में उसी प्रकार आ जाया करते हैं जैसे पहले सिनेमा घरों में खुशी खुशी जाते थे। पुरुष कहता है तो वेतन आदि का निर्णय कैसे करते हैं आप लोग? उसे बहुत अचंभा हो रहा है, एक के बाद एक वो ऐसी चीजें देख रहा है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी देश में, और भारत में वो हो रही है। ये काल्पनिक भारत है, 2051 का भारत है, गांधी जी के राम राज्य का स्वप्न है, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें वास्तविकता में हो रही है, जिसे देख के वो अचंभित हो रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ पे लोगों से पैसे नहीं लिए जाते खाने के और रहने के, अतिथि को देवता समझा जाता है। यहाँ पे कारखाने में लोग खुशी खुशी आते हैं काम करने के लिए, टाइम का कोई ऐसा लिमिट नहीं है, वो देर रात तक भी काम करते हैं, उन्हें ये छूट है कि वो गाना गाते हुए काम कर सकें। यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है जो इनको ऑब्जर्व कर सके कि भाई कोई बंदा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एक अद्भुत सी चीज थी जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। तो इसीलिए उसे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यदि प्रबंधक नहीं है, मैनेजर नहीं, तो वेतन आदि का निर्णय आप लोग कैसे करते हैं, ये पूछ रहा है। तो पथ प्रदर्शक बताता है वेतन कौन दे और किसको दे? समाज की श्रमशाला है, समाज उसके फलों का उपभोक्ता है। अपनी शक्ति के अनुसार सभी श्रम करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार सब उपयोग करते हैं। यानी जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना लेता है, जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही लेता है, जरूरत से ज्यादा कोई लेता नहीं है। समाज की चीज है, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए उत्पादकता होती है, प्रोडक्शन जो है वो समाज के लिए है, सब मिल के काम करते हैं। तो कोई ज्यादा नहीं लेता, जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही लेता है।
तो स्त्री कहती है, स्त्री जो अब तक चुप थी, वो कहती है किंतु कितने ही देशों में तो यह प्रयोग असफल हुआ। पथ प्रदर्शक कहता है क्योंकि उन लोगों ने दबाव और जोर से काम लेना चाहा। बापू की कर्म विधि तो अंतः प्रेरणा के जगाने पर निर्भर होती है। हमने उनकी विधि अपनाई, हम सफल हुए। हाँ, एक और बात, स्त्री कहती है। क्या? पथ प्रदर्शक कहता है कि बापू बड़े बड़े कारखानों के विरुद्ध रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों में मशीन ऊपर रहती है, आदमी उसके नीचे कुचलता रहता है। इससे मनुष्यता विकास नहीं कर पाती। फलतः मनुष्य और मशीन में द्वंद्व रहता है, उत्पादन में त्रुटि होती है। फिर एक बड़े कारखाने के बंद होने से देश भर में हाहाकार मच जाता है। अतः हमने छोटी छोटी श्रमशालाएं ही बनाई हैं, जहां हर आदमी को पहचान सके, अपना सके, अपना भाई बना सके। और यदि एकाध श्रमशाला में उत्पादन कम भी हुआ तो देशव्यापी कुप्रभाव नहीं पड़ सके। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है, जहाँ मार्क्स की भी चर्चा करना चाहूंगी कि मार्क्स का भी यही कहना था कि कारखाने में क्या होता है, व्यक्ति और व्यक्ति में संबंध नहीं रह जाता, व्यक्ति समाज से दूर हो जाता है। और गांधी जी भी यहाँ यही कह रहे हैं। हालांकि गांधी जी में और मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं जाके मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि बड़े बड़े कार्यशालाओं में क्या होता है, बड़े बड़े कारखानों में व्यक्ति का महत्व नहीं रह पाता और उसकी मानवीयता विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि हर व्यक्ति उत्पादन में लगा होता है और एक डेडलाइन होता है जिसमें कितना काम करना है वो करके देना है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि लोगों का आपसी संबंध भी खराब हो जाता है। श्रमशालाओं में ऐसा नहीं है। यही वजह थी कि वो बड़े बड़े कारखानों के विरुद्ध थे। नेहरू जी में और गांधी जी में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि नेहरू जी बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित करना चाहते थे और गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें ऐसा लगता था कि छोटे कुटीर उद्योग जैसे होते हैं ना, वैसे स्टैब्लिश किए जाए, जहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे को पहचाने और लोगों के बीच जो मानवीय संबंध है उसका विकास हो सके, क्योंकि असली में तो वही चीज है जो रह जाती है। तभी भोपू के बजने की आवाज आती है तो स्त्री कहती है, अरे क्या कारखाना बंद होने जा रहा है? आह, हम इस अलौकिक प्रयोग को देख ना सके। पुरुष कहता है, हाँ, इस विचित्र प्रयोग को हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो पुरुष कहता है, हाँ, इस विचित्र प्रयोग को हम आंखों से देखना चाहते थे महाशय। पथ प्रदर्शक कहता है, भोपू तो बच गया, किंतु जल्द निकलता कौन है? काम को तो हमने खेल बना दिया है। बच्चे क्या खेल के मैदान को जल्द छोड़ते हैं? 3 बार ऐसा भोंपू बजेगा तब कहीं जाकर श्रमशाला खत्म होगी। संगीत का स्वर तेज हो जाता है। सुनिए, भोपू के तेज होते ही संगीत कितना ऊंचा हो गया। चलते चलते थोड़ा और श्रम, थोड़ा और संगीत। स्त्री, तो हम तेजी से चलें? पुरुष, हाँ हाँ, तेजी से ही। तो आप देख सकते हैं कि इस दृश्य में श्रम के ऊपर कितना महत्व दिया गया है, जो कि बापू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा थी, जिसके आधार पर श्रमशालाएं गठित की जानी थी। और इसमें यही कहा गया है कि श्रम को जब संगीत के साथ जोड़ दिया जाए, व्यक्ति को किसी बंदिश में नहीं बांधा जाए, तो और उसे फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो अपना काम ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। तो बापू की ये श्रमशाला जो है, बापू के राम राज्य की ये श्रमशाला जो है, ये ताले से बंद नहीं होती, ये समय से बंद नहीं होती। यहाँ भोपू एक बजता है, पर उस भोपू से भी कोई नहीं निकलता। ज्यों ज्यों भोपू तेज होता है, वैसे वैसे संगीत भी जो श्रमजीवी है उनका संगीत भी तेज होते चला जाता है। और अपनी खुशी से कोई देर तक भी काम करता है, क्योंकि देर तक वो काम करते हुए अपना गाना भी गा रहा है, काम भी कर रहा है, किसी तरीके के बोझ में दबा हुआ नहीं है। जो स्त्री ने एक बात उठाई कि दूसरे देशों में ये सफल नहीं रहा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि दूसरे देशों में सफल नहीं होने का ये कारण था कि वहाँ पे दबाव से काम लिया जाता है। और आज भी आप देखेंगे, आज 2024 की बात कह रही हूँ, आज भी ऐसा ही कुछ है। ये सचमुच ही बड़ा अच्छा हो यदि श्रमशाला को संगीत के साथ जोड़ दिया जाए और किसी तरीके का कोई टारगेट इस तरह का नहीं हो कि ये टारगेट देना है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, और लोगों को खुशी से अपना काम करने दिया जाए, तो क्या ही अच्छा हो। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा दृश्य समाप्त होता है। नमस्कार, मिलते हैं राम राज्य एकांकी के चौथे दृश्य के साथ अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे यात्रा में सहभागी बनने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
कृपया सब्सक्राइब कीजिए और यदि हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि साहित्य का विकास सिर्फ इससे नहीं होगा कि मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ लूँ और इस वीडियो को अपलोड कर लूँ। शायद कुछ लोग देख लें, शायद तब तक भी इसका विकास नहीं होगा जब तक ये आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो जितना संभव हो सके प्रेषित कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।